नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। फटाफट से बताइए, जैसा कि एक बच्चा कह रहा है कि जीत दाऊ आराम से नाश्ता पानी करके आइएगा, मुझे पता है पढ़ाने में ऊर्जा लगती है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे ऊर्जा की इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैं संपूर्ण तौर पर स्वयं एक ऊर्जा हूं। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को भी इस ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाएगा और धीरे धीरे आप सब भी एक बेहतरीन छात्र में तब्दील होते चले जाएंगे, जो अपने सिलेक्शन के लिए इस बार पूरी मेहनत करने वाले हैं, अपने सिलेक्शन को पक्का करने वाले हैं। तो जीडी के जितने भी कामगारी मजबूत धुआंधार छात्र इस क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्लास को एक बार लाइक करके बता देंगे कि हाँ जी, माहौल पूरा वेवी। कहां से आप लोग जुड़ चुके हैं एक बार बताइए, जिससे कि हम क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर पाएं और किसी प्रकार की कोई भी कमी हम आपके लिए छोड़ ना दें। तो बता दीजिएगा आज क्वालिटी कैसी लग रही है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना। आप लोगों की क्वालिटी के चक्कर में यहां पर मैं आपको ऐसा दिखाई दे रहा हूं, हल्के से फीके रंग हमने करे हैं, कल कुछ गाढ़े रंग चल रहे थे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं आपको बता दूं, इस सीरीज का नाम है संभव सीरीज, जो आपका इस बार सिलेक्शन एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस 2026 के अंदर पक्का कराने वाला है। इसी वजह से ये क्लास आपकी बहुत खासम खास है। ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया। आजमगढ़ से आ चुके हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि हमारा विजन क्या है, क्योंकि विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर मैं आपको विजन बताऊं कि हमारा विजन किस तरीके से है, तो ये संभव सीरीज है। और संभव सीरीज के अंदर मैं आपको संपूर्ण तौर पर इन सभी चीजों को कराने वाला हूं। सीरीज का नाम है संभव सीरीज। संभव सीरीज इसका नाम है। और संभव सीरीज आपकी टारगेट कर रही है किसको? सर ये टारगेट कर रही है यहां पर एसएससी जीडी को, और इसके अलावा एसएससी एमटीएस को टारगेट कर रही है। कमाल की बात यह है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं पिक कर रहा हूं, क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन है वो बहुत बढ़िया लेवल पर एसएससी जीडी 2025 के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। इसके अलावा एसएससी एमटीएस के 2024 के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, क्योंकि 25 में एमटीएस अभी हुआ नहीं है। तो इन सभी का कंपाइलेशन आपको यहां देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि संभव सीरीज के अंदर मैं कंप्लीट जीएस आपको कराऊंगा। अब कंप्लीट जीएस के अंतर्गत जैसे आपके सिलेबस होते हैं, जैसे पॉलिटी है, जैसे आपका हिस्ट्री है, जैसे आपका ज्योग्राफी है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, तो वो तो मैं यहाँ पे कराऊंगा ही कराऊंगा। साथ ही पहले मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर सीधे स्टैटिक जीके को पूरा खत्म करा दूं, साथ में आपको करंट के लिए करंट अफेयर्स भी, और इसके अलावा जो भी मिसलेनियस पॉइंट होते हैं वो भी क्लियर कर दूं। पूरी संभव सीरीज 30 डेज चलेगी और 30 दिन के अंदर इस सबको समाप्त किया जाएगा। इसमें इन सब के लिए 5-5, 3 और 2 दिवस का समय रखा गया है, और इसके बाद बाकी का बचा हुआ जो समय है वो हम करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और मिसलेनियस पर लगाने वाले हैं। तो जितने बच्चे तैयार हैं कमेंट में आग लगा देंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अगर आप कहते हैं तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। सरपंच साहब फॉर ए रीजन। ठीक है, ऐसे नहीं है, देखिए यूं ही नहीं मैं आप लोगों के साथ हमेशा समर्थन में आता है, क्योंकि मुझे पता है आप सभी छात्रों को वाकई में क्वालिटी कंटेंट की जरूरत है। इसी वजह से मैं आपको यहां पर आता हूं। मखा राम राम सर जी, राम राम भाई विशाल। चलना फिर। लो जी, आपके सामने स्पोर्ट्स का क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के शिफ्ट 2 का सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा है। टीएस संधू आपको देखने को मिलती है। ठीक है, टीएस संधू, तितास संधू नहीं है, टीटीएस संधू। टीटीएस संधू आपको देखने को मिल रही है। टीटीएस संधू ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? इमेज होने की वजह से ये आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन अगर इमेज ना होती तो यही आप लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ सकती थी। अगर मैं करेक्ट आंसर के बारे में बात करूं, अनुपम सैनी टेंशन फ्री रही है। ठीक है, क्लास के अंदर आप देख ही सकते हैं, जीडी बैच के अंदर भी दरोगा जी अनुपम सैनी घुसाए हैं, पर कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छे आदमी हैं। तो लिखिए, क्या ये टेबल टेनिस है? सर टेबल टेनिस से रिलेट आपको देखने को मिलती है मनिका बत्रा, आपके इंपॉर्टेंट है, मनिका बत्रा हो जाएंगी। और अभी शरद कमल अचंता भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं। शरद कमल अचंता भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने रिसेंटली अपनी अनाउंसमेंट कर दी है, रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दी है। रिटायरमेंट इनके द्वारा अनाउंस कर दी गई है, अनाउंस कर देते हैं अपनी रिटायरमेंट। नेक्स्ट है क्रिकेट की मैं बात करता हूं, करेक्ट आंसर होगा। चेस से अगर मैं बात करता हूं, डी गुकेश, एम वैशाली, ये रिसेंट में प्लेयर्स हैं जो आपको यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। बैडमिंटन में आपको देखने को मिलते हैं पीवी संधू, काफी बड़ा नाम है जो आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए
आगे हम बात करते हैं अगला सवाल, भारत में किस फुटबॉल क्लब का सबसे लंबा इतिहास है, यानी ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब आपको कौन सा देखने को मिलता है, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखो अगर मैं आपको बात बताऊं कौन सा ऐसा क्लब है जो आपको ओल्डेस्ट क्लब में देखने को मिलता है, अगर मैं सबसे पुराने क्लबों में बात करूं इसके अकॉर्डिंग तो मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद जी की जो पत्नी थी उनका नाम था शारदा। मुझे याद क्या आता है कि स्वामी विवेकानंद जी की पत्नी का नाम था शारदा। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जी की पत्नी का नाम, विवेकानंद जी की पत्नी का नाम क्या था, जी की पत्नी का नाम क्या था, जी की पत्नी का नाम आपको क्या देखने को मिलता है। सर स्वामी विवेकानंद जी की जो पत्नी आपको देखने को मिलती है उनका जो नाम आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है शारदा। क्या देखने को मिलता है, उनका नाम शारदा आपको देखने को मिलता है। उन्हीं के नाम पर 1888 में एक शारदा फुटबॉल क्लब बनाया गया जो ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब माना जाता है। कौन सा ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब, यही आपका माना जाता है। ये 136 से भी ज्यादा साल पुराना आपका हो चुका है, ठीक है, याद रखना। नहीं ये राम नहीं इनका नहीं था, इसमें हल्का सा एक टेक्निकल एरर है जो मैं बता दूं, रामकृष्ण परमहंस की है। तो विवेकानंद जी के गुरु की पत्नी का नाम था, विवेकानंद जी के, विवेकानंद जी के गुरु, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, हाँ अब ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी का जो नाम था वो आपको देखने को मिलता है, उनका नाम था शारदा। उन्हीं के आधार पर इसका जो नाम है वो रखा गया था। इसके अलावा ईस्ट बंगाल और मोहन बागजान, मोहन बागजान भी काफी पुराना है, 1889 में मोहन बागजान बनता है। ईस्ट बंगाल आपका 1900 और यह आपका 20 में देखने को मिलता है। और मोहन बागजान आपको जो देखने को मिलता है, मोहन बागजान, बागजान फुटबॉल क्लब आपको जो देखने को मिलता है ये 1889 में देखने को मिलता है। ओल्डेस्ट आपका हो जाएगा शारदा एफसी, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल। इंडिया वॉन द इनऑग्रल एडिशन ऑफ सार्क गोल्ड कप फुटबॉल हेल्ड इन 1993। भारत ने 1993 में आयोजित सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण कहां पर जीता था। देखो 2-3 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। पॉइंट ये है कि पहली बात जो सार्क गोल्ड कप है, दक्षिणेश गोल्ड कप आपको जो देखने को मिलता है इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि सर दक्षिणेश गोल्ड कप जो पहला एडिशन था वो कब हुआ था, 1993 में जीता था भारत ने। लेकिन पूछा यह जाता है, ठीक है, कि भैया ये आपका हुआ कहां पे था। सर ये लाहौर में हुआ था, ठीक है। ये कहां पर हुआ था, ये लाहौर में आपको देखने को मिलता है, लाहौर पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। परफेक्ट आंसर होगा लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। जीता किसने था, इंडिया ने इसको जीता था, ठीक है। कोई समस्या है, नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल, योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 बिहार में क्वेश्चन मार्क में 27 जून से 2 जुलाई तक चला था। इसका आयोजन किया गया था कहां पे। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इस सवाल को कराने का मतलब क्या है। देखो एक बुद्धि लगाओ बुद्धिजीवियों, ये सवाल पूछा गया 2025 में, 2023 से बिलोंग कर रहा है। एग्जैक्टली क्या है कि जब कोई भी राज्य बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है तब जाकर वह आपका एक नेशनल लेवल का क्वेश्चन बनता है। बिहार पिछले साल बहुत अधिक चर्चाओं में रहा था क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स यहां पर हुए, बाकी सारे गेम्स भी आपको यहां देखने को मिले हैं और उसी वजह से इस तरीके की जो मेजरली चीजें थी वो आपको यहीं देखने को मिले थे। अब इसी वजह से आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं जो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां जो सवाल मैंने आपसे पूछा है उसको थोड़ा सा समझना कि भैया योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट बिहार में ये हुआ था, ये गया में हुआ था। गया का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है और गया का जो नया नाम है परिवर्तन के बाद वो गया जी हो चुका है। इसका न्यू नेम क्या हो चुका है, न्यू नेम गया जी। इसका जो न्यू नेम है वो भी गया जी हो चुका है, गया जी आपका नाम हो चुका है, ठीक है, याद रखना। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है। पारुल परमार जी के बारे में बात चल रही है और पूछा जा रहा है ये किस खेल से संबंधित आपको देखने को मिल जाएंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। चलिए ये SL3 में खेलते हैं। SL3 एक मतलब कैटेगरी होती है। SL3 कैटेगरी है, SL3 कैटेगरी है, SL3 SL3 मतलब शरीर के निचले हिस्से के अंदर परेशानी जब होती है वो SL3 कैटेगरी में आती है। मतलब एक प्रकार से हमें ये तो पता लग गया कि ये पैरा एथलीट है। ओम नमः शिवाय, हिमाचल प्रदेश से ओम नमः शिवाय,
ठीक है। चलो अगर मैं आपको बताऊं SL3 कैटेगरी है पारुल परमार की, और ये खेलती है बैडमिंटन, ये खेलती हैं बैडमिंटन। ये इनका फोटो आपको देखने को मिलता है। टोक्यो 2020 में ये शामिल हुई थी, लेकिन कोई पदक नहीं आ पाया। ठीक है, याद रखना, ये कोई पदक नहीं लेके आ पाई थी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, 2023 में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ जूही किस जानवर से प्रेरित है? जो जूही आपको यहां देखने को मिलती हैं, ये किससे प्रेरित आपको देखने को मिल जाएंगे? जो 2023 में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप आपकी हुई थी, ये किससे प्रेरित है? ये आपको देख के, फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एलिफेंट से प्रेरित आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो आपको देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी? आंध्र प्रदेश के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई समस्या है? कोई समस्या इसके अंतर्गत मुझे नहीं लगता कि आपको होगी। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व एक प्रकार का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका जीडी में। अगला सवाल आपके सामने है, अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल मैच कहां खेला गया था? इसके बारे में मुझे बताइए। अल्टीमेट खो खो, सर ये गलत, अच्छा खो खो का ये, ठीक है, गुजरात जायंट्स ने जीता था, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ये जीता किसने था? विनर कौन था इसमें? विनर गुजरात जायंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। गुजरात जायंट्स ने इसको जीता था। ठीक है, गुजरात जायंट्स के द्वारा इसको जीता गया था। विनर आपको जो देखने को मिलेंगे, रीजन आंसर है इसका कटक। कटक में इसका फाइनल मैच आपको देखने को मिला था। कहां? कटक में इसका फाइनल मैच आपको देखने को मिल जाएगा, और यह इंपोर्टेंट आपको यहां पता लगेगा, डी होगा। दूसरा है कि भैया खो खो का इंटरनेशनल खो खो लीग इस बार कहां पर हुई थी? सर जी इंटरनेशनल खो खो लीग, इंटरनेशनल खो खो लीग जो आपको देखने को मिल जाएगी, ये कहां देखने को मिलेगी? सर जी इंटरनेशनल खो खो लीग आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगी, दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली है, दिल्ली में ही आपको इंटरनेशनल खो खो लीग देखने को मिली थी, और इसी के अंदर जो विनर आपके रहा है, विनर कौन रहा है? सर विनर इंडिया ही रहा है। रनर अप की बात करता हूं, रनर अप कौन रहा है? सर जी रनर अप लेवल पे नेपाल आपको देखने को मिला है, दोनों ही कैटेगरीज में, यानी मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरीज के अंदर आपको यह देखने को मिल जाएगा, बिना किसी परेशानी के। कोई समस्या आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करें। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, जीडी के बैच में दरोगा का कंटेंट पढ़ा दिया। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, 2023 में आयोजित एशियन गेम्स में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन थी? इनके बारे में मुझे बताइए। एशियन गेम्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर पूछ रहा है एशियन गेम 2023 हुए कहां पे थे? सर दैट वाज एट हांगझोउ चाइना। हांगझोउ चाइना में आपको देखने को मिले थे। इंडिया ने इसमें पदक कितने जीते? इंडिया ने 107 पदक इसमें जीते थे। इंडिया ने पदक जीते थे 107। इंडिया वॉन 107 पदक। इंडिया ने 107 पदकों को जीता था एशियन गेम्स में। पहले एशियन गेम्स कब हुए थे मुझे बताइए। पहले एशियन गेम्स आपको कब देखने को मिले हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करिए। और इस सवाल का सही जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो फटाफट आप बताना, बिना परेशानी के। ठीक है, चलिए। सर सबसे कम उम्र में आपको देखने को मिलती है संजना। संजना जिम्नास्ट है। संजना करेक्ट आंसर होगा, संजना बथुला, शी इज जिम्नास्ट। जिम्नास्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिम्नास्ट आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जिम्नास्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे कम उम्र में इन्होंने जीता था। 107 पदक इंडिया ने जीते हैं। पहला एशियन गेम्स 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था जी, 1951 में हुआ था। स्टार्टिंग न्यू दिल्ली में होती है। इसका इनॉग्रेशन जो हुआ था वो नेहरू जी ने कराया था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विच इवेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव योगासन स्पोर्ट? देखो कॉम्पिटिटिव योगासन स्पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसमें पूछा यह जा रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंटर है जो कॉम्पिटिटिव योगासन का हिस्सा आपको देखने को नहीं मिलता। इसके बारे में आपको बताना है बिना किसी परेशानी के। फटाफट बताइए। देखो योगासन जो होता है, इसको बहुत ज्यादा जो रीच मिली वो कम मिली। सर वो 21 जून के अंदर इंटरनेशनल योगा डे आने के बाद से। ठीक है, चलिए याद रखना, ये कब मिली? इंटरनेशनल योगा डे जो आपका है, जो 2021 में 21 जून में मनाया जाता है। ठीक है, और इसके आने के बाद से ही
लोगों में योगा को लेकर एक अलग कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिविटी शुरू होती है। अगर मैं योग के बारे में बात करूं तो मेरा आपसे एक होमवर्क के लिए सवाल है, पहले बता दोगे? चलो यार पहले बता दो, योग दर्शन के आपके गुरु कौन है? योग दर्शन के गुरु आपके कौन देखने को मिलते हैं? योग दर्शन के गुरु कौन है? मतलब फिलॉसफी के अंदर जो भारत के अंदर आपको भक्ति आंदोलन देखने को मिलता है, योग दर्शन के गुरु कौन है? 2015 से स्टार्ट हुआ है योगा डे। रिदमेटिक योगासन सिंगल, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। आर्टिस्टिक योगासन चलता है, ये आर्टिस्टिक योगासन ही कर रही है। ट्रेडिशनल योगासन होता है जैसे सूर्य नमस्कार, जैसे कई बार मैं भी सुबह सुबह अपने पैरों के पंजों को छू रहा होता हूं, इस तरीके से कर रहा होता हूं, ठीक है? तो इससे क्या मसल कॉन्ट्रास्टिक हो जाती हैं। और इसके अलावा आर्टिस्टिक योगासन पेयर में तो चल जाता है, आर्टिस्टिक योगासन सिंगल में चल जाता है, पर रिदमेटिक योगासन नहीं। रिदमेटिक योगासन क्या होता है? जैसे सुबह सुबह आप जाके ये कर लो, ये कोई योगासन नहीं है, ये सिर्फ रिदम है, दैट इज नॉट अ योगा। पतंजलि योग दर्शन के गुरु माने जाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना। पतंजलि की जी के द्वारा एक किताब भी लिखी जाती है जिसका नाम है महाभाष्य, ठीक है? याद रखना। अगला सवाल, 2023 में पैरा एशियन गेम्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? इसके बारे में पूछा जाएगा। जो पैरा एशियन गेम्स आपको देखने को मिले थे 2023 में, इसके अंदर भारत का जो स्थान है वो कौन से नंबर का स्थान भारत का रहा था? बिना परेशानी के इसके अंतर्गत आप बताएंगे। एशियन पैरा गेम्स के हम बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसके अंतर्गत क्या आपको देखने को मिलेगा? 29, 31, 51 क्या देखने को मिलता है? 29, 31, 51 आपको देखने को मिलता है, ठीक है? 29, 31, 51 आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में ही हम चर्चा करते हैं। जोड़ोगे तो किस लेवल पे आएंगे? पहले तो हमारा स्थान 5वां था, चाइना में ही हुआ था, ये आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, @हांगझो चाइना में ही आपको देखने को मिला था। अगर आप जोड़ोगे 9, 10, 11, 111 इसके अंदर मेडल्स आपको देखने को मिले हैं। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है। इतने मेडल इसने इस बार इंडिया ने जीते। इंडिया की रैंक 5वें नंबर की रही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, आधिकारिक एनबीए नियम के अनुसार प्रत्येक बास्केट रिंग को बैकबोर्ड से सुरक्षित रूप से जोड़ा जाना चाहिए जिसका ऊपरी किनारा फर्श से ऊपर और समांतर हो तथा बोर्ड से ऊर्ध्वाधर किनारों के समांतर दूरी पर हो। बोर्ड से ऊर्ध्वाधर किनारों से समांतर दूरी पर हो। बोर्ड से लेके इस तक के बीच की जो आपकी डिस्टेंस पूछी जाती है, उस डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो फटाफट आप मुझे बताना बिना किसी परेशानी के क्या होना चाहिए? बिना किसी परेशानी के आपका क्या होना चाहिए? अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है, इसकी रिंग का डायामीटर कितना होना चाहिए? रिंग डायामीटर भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है? चलिए, और रिंग का डायामीटर भी पूछ लेता है, और रिंग का डायामीटर। अच्छा, मैं अगर बताऊं, ये पूछ रहा है क्या अबव, ठीक है? ये कितना आपका पूछ रहा है, इसके बारे में आप बताइए फटाफट से, बताओ। नहीं, ये गलत बता दी मैंने, हाँ मतलब पोजीशनिंग गलत बता दी बच्चा। पूछा है, एज पर द ऑफिशियल एनबीए रूल ईच बास्केट रिंग शैल बी सिक्योरली अटैच्ड टू द बैकबोर्ड विद द अपर एज अबव द पैरेलल टू द फ्लोर। फ्लोर के पैरेलल मतलब नीचे से कितनी हाइट पे बांधी जानी चाहिए? तो भाई 10 पे बांधी जाती है, 10 फीट पे बांधी जाती है, फिट है 10 फीट पे बांधी जानी चाहिए, तो लगभग 3.05 मीटर के आसपास बैठती है। 3.05 मीटर के आसपास बैठती है। और रिंग का डायमीटर 18 इंच होता है। डायमीटर ऑफ रिंग कितना होता है? डायमीटर ऑफ रिंग आपको कितना देखने को मिल जाता है? सर ये 18 इंच आपको देखने को मिलता है, 18 इंचेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है? चलो, कोई समस्या है? नहीं सर, आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलती, कोई समस्या नहीं है, याद रखेंगे। बास्केटबॉल के लिए जो एसोसिएशन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन आपके अमेरिका में हेडक्वार्टर के साथ काम करती है, बहुत बढ़िया तरीके से आप रख सकते हैं। अरे मैं दिल्ली में हूं, वर्तमान में दिल्ली में हूं। तुझे सोचूं तो फिर सोचता जाऊं, तुझे देखूं तो फिर देखता जाऊं, कुछ इस कदर तलाश है एक सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवा को सरकारी नौकरी की। अद्भुत। लीजिए, टेनिस, टेबल टेनिस में सर्व के दौरान लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? देखिए, अगर हम बात करते हैं टेबल टेनिस में खेलते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लेट्स परमिटेड ड्यूरिंग ए सर्व। मनिका बत्रा आपको देखने को मिल रही है यहां पर। अब आपको सर्विस लेट्स की जो परमिशन होती है वो कितनी परमिशन आपको देखने को मिलती है टेबल टेनिस फेडरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? चलिए, प्रत्येक खिलाड़ी को 2 सर्व मिलते हैं, 11 अंकों का गेम होता है, 11 अंकों का गेम आपको देखने को मिलता है और सर्व मिलते हैं 2, ठीक है? चलो, पहली बात, कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, 11 अंकों का गेम होता है, सर्व कितने मिलते हैं? सर्व मिलते हैं 2 सर्व आपको मिलते हैं और 11 अंकों का गेम होता है। बात हुई खत्म। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, कोई लिमिट नहीं है, 11 अंकों का गेम मिलता है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला सवाल। 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते थे? इस तरीके के सवाल आपके सामने आ रहे हैं जो आपके दिमाग की दही कर सकते हैं, और मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां हुए थे, बताओ। यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करूं मैं, 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सबको पता है, हाँ जिया हो बिहार के लाला, ये सबको पता है ये बिहार में हुए थे। बट पॉइंट यहां पे थोड़ा बदल गया है। मैंने यहां पे पूछा है मेडल्स के बारे में जो 2023 में जीते गए थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे बिना किसी परेशानी के। सर करेक्ट आंसर है 69 जीते थे। दूसरा है हुए कहां पे थे 2023 वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपको जो देखने को मिले थे, ये यूपी में आपको देखने को मिले थे। लेकिन सवाल अभी भी यहीं पर है, आपको बताना है कि सर इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 आपको कहां देखने को मिले हैं। अबे बिहार में नहीं है, राजस्थान में है, राजस्थान में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा कमेंट स्क्रीन पर। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये भी बढ़िया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्लाइंड के लिए जो T20 वर्ल्ड कप रखा गया था, T20 वर्ल्ड कप रखा गया था, वह कहां पर रखा गया था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सर जी इसका जो आयोजन है वो चिन्न स्वामी स्टेडियम में रखा गया था जो बेंगलुरु में है, और इसके अंदर जीता कौन था? इंडिया ही इसके अंदर जीता था, इंडिया ही इसके अंदर जीता था। ठीक है, याद रखेंगे क्या, इंडिया ही आपको देखने को मिल जाएगा। चिन्न स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में था, इंडिया ही इसके अंदर विनर रहा था। बिना परेशानी के आप याद रखेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिना परेशानी के। आगे हम बात करें, लीजिए ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियन गेम्स बीजिंग 1990 में एक अनुशासन के रूप में शामिल किया गया था? सर 11वें एशियन गेम्स जो हुए थे बीजिंग में हुए थे 1990 में, एक गेम इसके अंदर हम शामिल करते हैं जिसको बोला जाता है कबड्डी 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 कबड्डी। तो कबड्डी को इसके अंदर शामिल किया गया था, एक तरीके से एक मतलब अब ये मान लीजिए एक डिसिप्लिन की तरह शुरू किया गया था, मतलब प्रारंभिक तौर पर इसको शुरू किया गया था, ट्रायल मेथड मान लीजिए, किसी मेथड पर आप मान लीजिए। ठीक है, याद रखना, और इसके बारे में बहुत तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे। ओके, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ था, प्रो कबड्डी लीग भी कबड्डी को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, और प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की अगर मैं बात करता हूं तो वो 2014 में हुई है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कहां से हुई है? प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी लीग की अगर मैं बात करता हूं शुरुआत कहां से होती है, 2014 में ही प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है। ठीक है, रिसेंट में भी अभी प्रो कबड्डी लीग आपको देखने को मिली है। और AAI, ठीक है याद रखना, ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशनल टेबल टेनिस का 50वां जो सेशन है जो 2023 में आयोजित किया गया था, ये कहां किया गया था? कहां किया गया था? ठीक है, 50वीं ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 आपकी कहां आयोजित की गई थी, इसके बारे में आप मुझे बताइए बिना परेशानी के। देखो इस तरीके के सवाल का रिपीटेशन बहुत मुश्किल है, बट आपको वहां थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी आपके सामने कि सर ये चर्चा किसकी की जा रही है। जैसे यहां की मैं अगर बात करूं, करेक्ट आंसर की बात करूं तो आंध्र प्रदेश स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन की बात यहां पर की जा रही है, आंध्रा की। तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर जो टेबल टेनिस एसोसिएशन है उसकी चर्चा यहां पर की गई है, आंध्र प्रदेश वाले की। ठीक बात, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खेल से संबंधित है? देखो ऑब्वियस ही बात है, इस तरीके के सवाल आते हैं। अच्छा, आपको ये तो हुआ 2025 का सवाल, क्या 2025 में इन्होंने कोई पदक जीता? नहीं जीता। पूछा क्यों? पेपर के अंदर स्पोर्ट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है, इसलिए पूछा। सर इस तरीके के क्वेश्चंस को कवर कैसे करें? भाई इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप रेगुलर मुझसे करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके को आपको सोचना होगा। ठीक है, चलो तो सीधी तौर पर अगर आपसे पूछा जाए, यह आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन आपका बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है? देविंदर झाझड़िया। देविंदर झाझड़िया आपके पैरा जेवलिन है, सुमित अंतिल भी हैं। ठीक है, प्रमोद भगत आपको क्या देखने को मिलते हैं, इनके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए। प्रमोद भगत आपको क्या देखने को मिलते हैं? सर प्रमोद भगत के पैरों में इशू है, SL3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये प्रमोद भगत जो है एक प्रकार से आपको याद रखना ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पैरा बैडमिंटन प्रमोद भगत आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सुमित अंतिल खुद भाई जेवलिन थ्रोअर हैं, क्या कर क्या रहे हैं भाई साहब आप? अरे फोटो तो इसलिए बताया ताकि बैडमिंटन के बारे में बात बता पाऊं।
क्या बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 में पुरुष खिताब जीतने के लिए तमिलनाडु ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था। अब फिर से वही बात, 2025 के अंदर 2022 की बातें पूछ ली गई, तो जो एमटीएस का आपका पेपर होना है उसके अंदर ये जो सवाल है ये बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। आपसे पूछ रहा है 71वीं जो सीनियर चैंपियनशिप आपकी हुई थी, बास्केटबॉल चैंपियनशिप आपकी हुई थी, इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि जीता इसके अंदर कौन था, फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा। याद होगा, पंजाबी मुंडे समझो ना गुंडे, जीतते हैं जहां भी जाते हैं, टाइम में आकर ये सबको बताते हैं, पंजाबी मुंडे, पंजाब। ठीक है, याद रखना 2022 में। अच्छा, मेजरली जो बास्केटबॉल की चैंपियनशिप्स हो रही हैं ये ज्यादातर या तो तमिलनाडु, केरला या पंजाब, इन तीन ही जगह पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का नाम क्या है, इसके बारे में बताइए। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी। देखो, अगर हम बात करें, पहला जो सीजन था इसका वो ओडिशा ने जीता था, पहला जो सीजन था वो ओडिशा ने जीता था, और जो दूसरा सीजन था वो गुजरात ने जीता है। ठीक है, ठीक से। अगर मैं आपको बात बताऊं, जो इसका पहला सीजन आपने देखा, इसको अल्टीमेट खो खो बोला जा रहा है। इसका सीजन 1 जो जीता गया था, सीजन 1 जीता था ओडिशा ने जीता था, और सीजन 2 जो जीता है गुजरात ने जीता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें आपको देखने को मिलती है और ये बातें बताई नहीं जाती। ठीक है, ये आपको खुद याद रखनी होती हैं। इसके अंदर पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी टीम भाग लेती हैं, तो आप ये भी बताएंगे कि सर ओवरऑल 6 टीम इसके अंदर भाग लेती हैं। विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय म्यास, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के आगामी एशियन पैरा गेम्स में भाग लेने के लिए 17 खेल अनुशासन में कुल कितने खिलाड़ियों को मंजूरी दे दी है। कुल कितने खिलाड़ियों को मंजूरी दे दी है न्यास के अंदर भाग लेने के लिए। रिसेंट में अभी मंजूरी दी गई थी 17 अलग अलग खेलों के अंदर, तो ये किसने दी थी। सर करेक्ट आंसर होगा 303 खिलाड़ियों को मंजूरी दी गई थी। 303 खिलाड़ियों को यहां पर मंजूरी दी गई थी। इनके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। और ये किसके लिए दी गई थी, 4th एशियन पैरा गेम्स 2023 के लिए मंजूरी दी थी। और कमाल की बात यही है, हांगझो चाइना में हुआ था। इंडिया 111 मेडल यहां पर जीत के आई थी, 5वां रैंक इंडिया का रहा था। दिमाग लगा लेना, 4th एशियन पैरा गेम्स हैं, ये हांगझो चाइना में हुए थे। हांगझो चाइना में हुए थे, हांगझो चाइना में आपके हुए थे। और हांगझो चाइना में होने के साथ साथ इंपोर्टेंटली बात यह भी है कि सर हांगझो चाइना में हुए, हाँ जी माट साहब याद रखेंगे। साथ ही साथ हमें पता रहना चाहिए कि हांगझो चाइना में जब ये होते रहे तो 111 मेडल इंडिया लेकर आता है, 111 मेडल इंडिया लेकर इसमें आता है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा, 2014 में एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारत को कितने वर्ष बाद सफलता मिली थी। यानी एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारत को कितने वर्ष बाद सफलता मिली है। स्वर्ण पदक में भारत को कितने वर्ष बाद सफलता मिली है, इसके बारे में बात करते हैं। सर जी, लास्ट जो हमारा स्वर्ण पदक आया था वो 1998 में आया था, 1998 में आया था, 1998 में स्वर्ण पदक आया था। अब 2014 में एशियन गेम्स से पुरुष हॉकी में गोल्ड मिला, लास्ट गोल्ड 1998 में था। तो बीच में आप गैप देख लीजिए कितने साल का है, 16 साल का गैप है, 16 साल का गैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक बात है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 इयर्स के गैप को यहां पर तोड़ा और तब जाके गोल्ड मेडल यहां पर जीता गया था 2014 में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये अगला सवाल, भारत में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया। भारत के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो आयोजन है ये कब किया गया है, तीसरे नंबर का आयोजन ये हुआ है। तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि तीसरे नंबर के खेलों का आयोजन आपका कब हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर करेक्ट आंसर की बात करूं, फरवरी 2023 में हुआ था। फरवरी 2023 में आपको आयोजन देखने को मिला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। यानी बर्फ से संबंधित जितने भी गेम होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आपको ये देखने को मिला था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिला था, जो गुलमर्ग वाला क्षेत्र है वहीं पर इसकी चर्चा की जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। डल लेक के ऊपर भी हुआ था, कुछ गेम्स आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक इतिहास में स्वीडन में आयोजित पहले विंटर गेम्स किस वर्ष हुए थे। पहले विंटर गेम्स पैरा ओलंपिक इतिहास में स्वीडन में जो आयोजित पहले विंटर गेम्स थे
वो किस वर्ष में आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप बताइए। सर जी, जो विंटर गेम्स है ये आपको देखने को मिले थे कहां? स्वीडन में। स्वीडन में जो आपको देखने को मिले थे 1976 में स्वीडन में आपके हुए थे। क्या इस तरीके के भी सवाल आएंगे? ये रेयर क्वेश्चन है, दीज आर रेयर क्वेश्चन, ठीक है। ये रेयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इनके बारे में सीधे तौर पर याद रखना। इसमें 16 देशों ने भाग यहां पर लिया था, ठीक है, याद रखना। और अगर हम बताते हैं कि पहली बार आपको जो विंटर पैरालंपिक्स देखने को मिलते हैं वो रोम से देखने को मिलते हैं 1960 से। विंटर गेम्स आपको जो देखने को मिलते हैं वो 1960 से आपको देखने को मिल जा रहे होते हैं, ठीक है। उनके बारे में भी याद रखना। हाँ, पैरा पैरा। हाँ, अगला सवाल ये रहा, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक बास्केटबॉल 18 इंच लंबाई वाले सफेद कार्ड नेट के साथ आंतरिक व्यास वाले प्रेशर रिलीज एनबीए अनुमोदित मेटल सेफ्टी रिंग होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सेफ्टी रिंग, ओके, इनसाइड डायमीटर पूछा है, कॉर्ड लेंथ 18 इंचेस है, इनसाइड डायमीटर आपका पूछा गया। फटाफट आप बताइए इनसाइड डायमीटर आपका कितना होना चाहिए। देखो सिंपल है, जो आपका होना चाहिए व्हाइट कॉर्ड नेट भी 18 इंच का होना चाहिए, व्हाइट कॉर्ड नेट 18 इंच का होना चाहिए, और इनर जो सर्कल है वो भी 18 इंच का होना चाहिए। तो 18 इंचेस ही होना चाहिए। 18 इंचेस आपकी बात की जाती है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है एक ऐप नहीं चल रहा है, मेरे आने के बाद तो ना जाने क्या क्या नहीं चल रहा है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल है, नई रिंग, एक नई क्रिकेट गेंद का वजन मानक स्थितियों के लिए 155.9 ग्राम से कम नहीं हो सकता और इतने से अधिक नहीं हो सकता। जो आपकी क्रिकेट के अंदर, ठीक है, चलिए, जो आपके क्रिकेट के अंदर आपको बॉल देखने को मिलती है उस बॉल के बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये जो बॉल आप देखते हैं, इस बॉल का जो वेट है वो 155.9 ग्राम से कम नहीं हो सकता। लेकिन अगर ज्यादा की बात करते हैं तो ज्यादा कितना हो सकता है, इसके बारे में आप बताइए। सर ज्यादा की अगर हम बात करते हैं, ये 163 ग्राम जा सकता है, 163 ग्राम आपका जा सकता है। मैक्सिमम की कंडीशन वो है, और मिनिमम का केस आपको वहां ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो मिनिमम और मैक्सिमम के दो केसेस आपको यहां देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ी चीजों को याद रखना होता है, ठीक है। थोड़ा चीजों को आपको याद रखना होता है, कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं गेंद। सर ये टेस्ट क्रिकेट के लिए होती है, ये टेस्ट के लिए होती है। सर ये जो होती है ये ओडीआई के लिए होती है, T20 के लिए होती है, और ये डे नाइट टेस्ट के लिए होती है। ये डे नाइट टेस्ट जो होता है उसके लिए आपको ये देखने को मिलती है। टर्फ बॉल इसको बोला जाता है। ये कोकाबुरा कंपनी के द्वारा बनाई जा रही होती है। कोकाबुरा टर्फ आपको देखने को मिलती है, जो मेन बॉल आपकी होती है। ये तो हुई सिंपल बातें। अगर हम ओवर्स की बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में कितने ओवर फेंके जाते हैं, 90 ओवर फेंके जाते हैं। ओडीआई में 50, T20 में 20। एक प्लेयर के ऊपर बाउंडेशन कितनी है? टेस्ट में बाउंडेशन नहीं हो रही होती है। ओडीआई के अंदर 10 ओवर है, T20 के अंदर 4 ओवर देखने को मिलती है। बाउंडेशन ऑफ द क्रिकेटर, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा, पहले पैरा ओलंपिक गेम्स कहां पर आयोजित हुए थे? पहले पैरा ओलंपिक गेम्स की हम बात कर रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी शारीरिक परेशानी के अंदर हैं, तो उनके लिए भी गेम शुरू किए जाते हैं। और ये लुडविन गुटमैन के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। लुडविन गुटमैन के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। रोम इटली में शुरू किए गए थे। कहां? रोम इटली में शुरू किए गए थे। रोम इटली में शुरू किए गए थे, और ये शुरू किए गए थे 1960 में। शुरू किए गए थे 1960 में। विंटर गेम्स 1924 फ्रांस पेरिस में स्टार्ट किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए विंटर ओलंपिक्स आपके शुरू कब किए गए थे, विंटर ओलंपिक्स आपके कब शुरू किए गए थे? सर विंटर ओलंपिक्स की बात करते हो तो 1924 पेरिस फ्रांस में आपके स्टार्ट किए गए थे। पेरिस फ्रांस के अंदर आपके स्टार्टेड किए गए थे। बेसिक अगर समर ओलंपिक्स की बात करता हूं, वो 1896 से आपके शुरू किए गए थे, बिना किसी परेशानी के। इसके अंतर्गत याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, बैडमिंटन की बॉडी यानी शटलकॉक 16 पंखों से बनी होती है, 62 से लेकर 70 मिलीमीटर की लंबाई होती है, और इसका जो वजन होता है, इसका वजन कितने के बीच में आपको देखने को मिलता है बिना परेशानी के? आप बताइए, ठीक है। चलो, इसका जो बेस होता है, बेस का, ठीक है, जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? मतलब बेस का डायमीटर आप मुझे बताइए, इसका डायमीटर कितना आपको देखने को मिलता है? बेस का डायमीटर बताने वाले को मैं अभी तुरंत उसको जीडी के अंदर आपका कांस्टेबल डिक्लेयर करा दूंगा तुरंत, ठीक है। चलिए अरबाज भाई, क्या हुआ आपको? अगर हम करेक्ट बात करते हैं इस सवाल की, अगर हम करेक्ट बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है 4.74 और 5.5 ग्राम वजन, तो ये है ग्राम। लेकिन इसके कॉर्क के बारे में बात करता हूं, इसके कॉर्क का लेवल आपको क्या देखने को मिलता है, तो इसके बारे में याद रखना।
25 से लेके 28 mm, ये है इसका डायामीटर। इसका डायामीटर जो आपको देखने को मिलता है वो 25 से लेके 28 mm आपको देखने को मिलता है एक हेमिस्फीयर के बेस पर। आगे बढ़िए, अगला सवाल। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक फेमस प्लेयर हैं, ये आप देखिए, इनको छेड़ना मत, गलती से भी अगर आपने छेड़ दिया तो दिक्कत आपको हो सकती है। इनके बारे में मुझे बताइए क्या है। सर भक्ति प्रदीप कुलकर्णी करंट अफेयर्स में चर्चाओं में थी, इस वजह से जरूरी है। ठीक है, चलिए सर क्लास 150 पे जाने वाली है, आप बोलो तो खींच दे, खींच 2 मीटर, खुल के खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम लोग इसको चिड़िया बोलते हैं। अरे तुम्हारी तो बात ही अलग है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये जो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी हैं सर, ये शतरंज से रिलेट करती हैं, बुद्धि बहुत लगा देती हैं, इनके बारे में याद रखना। अच्छा खासा खेल लेती हैं, बट अभी ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि धारण नहीं कर पाई हैं। अगला सवाल। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शूटिंग में रजत पदक किस ओलंपिक में जीता था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शूटिंग के अंदर ये राज्य मतलब पदक लेकर आते हैं, तो शूटिंग में ये पदक कब लेकर आए थे, इनके बारे में बताइए। सर एथेंस में ये पदक लेकर आए थे। एथेंस में शूटिंग के अंदर लेकर आए थे, सिल्वर लेके आए थे, सिल्वर इन्होंने जीता हुआ सिल्वर। लेकिन अ शॉट एट हिस्ट्री ये आपका कब बनता है? सिडनी में बनता है। ठीक है, चलिए सिडनी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्लास के अंदर जग्गा ठाकुर की एंट्री होती है। जग्गा ठाकुर ढोलकपुर के अंदर रहता है और ये क्लास के अंदर आ चुका है। इसका नाम अंजलि चौहान उर्फ जग्गा ठाकुर है। ठीक है, अब मैंने आपको यहां पर बताया अ शॉट एट हिस्ट्री आपको देखने को मिलता। अ शॉट एट हिस्ट्री बहुत जोरदार आपका लेवल है। शॉट एट हिस्ट्री नाम की जो आपको देखने को मिलता है प्रोफाइलिंग अ शॉट एट हिस्ट्री। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक में आपको देखने को मिलती है। बीजिंग ओलंपिक में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जीता किसके द्वारा गया था? सर नाम एक ही है जिनका नाम आपको देखने को मिलता है, फटाफट बताइए इनका नाम आपको क्या देखने को मिल जाता है। ओके, इनके नाम के बारे में आप चर्चा करिए और बताइए नाम आपको क्या देखने को मिलता है। अ शॉट एट हिस्ट्री। सर खुल के खेल रहे हैं, 150 प्लस हो गया है, हेलमेट उतार कर बैट घुमा दिया है। ठीक है चलिए तब भी ठीक। ओके चलिए आगे हम खींचते हैं मीटर। तो जैसा मैंने बताया बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर आपको किसके द्वारा ये जीता गया था? सर अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। अभिनव बिंद्रा आपको देखने को मिल जाएंगे, बिंद्रा पाजी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां एथेंस के अंदर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शूटिंग में यहां पर जीता था। हिमाचल प्रदेश के वीर गांव ने 2015 में पहली बार किस खेल की मेजबानी की थी? सर वीर गांव आपको देखने को मिलता है। वीर गांव बहुत वीर है यहाँ के लोग, इसी वजह से वीर विलेज बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आयोजन किया गया है वो किस चीज का आयोजन किया गया है इसके बारे में आपको बताना है। सर जी आयोजन किया जाता है पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की कि वहां से एक चोटी से आप निकलिए, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप आपको देखने को मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। 2500 मीटर से आपकी उड़ान यहां पर दी गई थी। कांगड़ा में एक किया गया था 2500 मीटर ऊंचा, 2500 मीटर ऊंचा था, ऊंचा। अगर मैं आपको बताऊं ये दूसरा नंबर है इंटरनेशनल लेवल पे, दूसरा है, पहला स्विट्जरलैंड है जहां पैराग्लाइडिंग इस लेवल की हो सकती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं। क्लास के अंदर एक प्रियंका नाम की छात्रा है। ठीक है, मैंने तो आज पहली बार ही देखा, उन्हें नोटिस करा क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन्होंने इधर उधर कर दिया क्लास में। तो हुआ क्या, जब क्लास स्टार्ट हुई तो शायद हम 10वें सवाल पे होंगे, तो प्रियंका कहती है बाय गाइज, अब मैं जा रही हूं, बाय बाय, बाय सर कह के अब वो चली। अब जो पुरुष थे जिनको लगा था कि महिलाएं अत्यंत आवश्यक होती हैं, उन्होंने भी सोचा कि जब प्रियंका ही नहीं पढ़ रही तो हम काहे पढ़े? अरे प्रियंका जी मना कर रही हैं तो काहे पढ़ना? प्रियंका जी बाय कर चुकी हैं, अब हम नहीं पढ़ेंगे। प्रियंका जी अभी भी क्लास में बनी हुई हैं और वो अभी भी कमेंट कर रही हैं बराबर। जिन पुरुषों को जानना था वो जा चुके हैं और प्रियंका जी के चक्कर में इस प्रकार से 3 और युवा अब यहां आप देखेंगे कि अपने सिलेक्शन से पीछे रह गए। आगे बात करते हैं, अगला सवाल। इसलिए मैं आपको बताऊं जो क्लास के अंदर इस तरीके की कमेंट आते हैं ना, बाय अब मैं जा रही हूं, मेरे पीछे पीछे मत आना, इस तरीके की कमेंटों को इग्नोर किया करो। ठीक है, हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम परमानंदम, ये क्या हुआ? सवाल यह है कि भारत में आयोजित फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल आपका जो कप आपका हुआ था इसमें 2023 में इसका शुभारंभ आपको क्या देखने को मिला था? 2023 में शुभारंभ आपको क्या देखने को मिला था? मैस्कॉट इन 2013। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट लेवल पर आप बताइए।
देखो, अगर आप हरियाणा से होते तो इसका सवाल का जवाब कुछ अलग था। देखो, हरियाणा में कहा जाता ओड़ी बात ना करे मेरे तो, ओड़ी, ओली, है ना। तो ओली बात की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब वैसे तो होता है उल्टी बात, बट अगर हम बात करते हैं यहां पे जो है ओली जो है यहां पर, वो ओली का मतलब होता है ये कछुआ, ये ऑलिव रिडल टर्टल होता है, इसके संरक्षण के लिए आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण भोपाल के त्रिवेंद्रम में आयोजित हुआ था? ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं विक्टर, चुप। आगे हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा 21वें संस्करण का आयोजन हुआ था भोपाल से। मुझे याद आती है भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको जो हुई थी आपकी दिसंबर 1984 में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, ओलंपिक बैडमिंटन में कितने इवेंट खेले जाते हैं? ओलंपिक के बैडमिंटन में कितने इवेंट खेले जाते हैं? जैसे आपका सिंगल्स का हो गया, डबल्स का हो गया, इस तरीके के जो इवेंट खेले जाते हैं ओलंपिक के अंदर, वो कितने खेले जाते हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। देखो, मैन सिंगल, मैन डबल, वुमेन सिंगल, वुमेन डबल, और इसके अलावा आपका एक खेला जाता है मिक्स डबल, मैन वुमेन, मैन वुमेन, आपके इस तरीके से भी खेले जाते हैं। तो ओवरऑल कितने हुए सर? ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएंगे 5 इवेंट इसमें खेले जाते हैं। मैंने बताया मैन सिंगल, मैन डबल, वुमेन सिंगल, वुमेन डबल, और एक मिक्स्ड भी खेला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ईशान मेरे भाई, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक किन स्थानों पर आयोजित हुआ था? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कितने स्थान आपको देखने को मिले थे जहां पर यह आयोजित हुआ था? फटाफट लेवल पर आप थोड़ा सा बताइएगा। जीता था स्पेन, भारत में यह 3 स्थानों पर देखने को मिला था। विनर कौन रहा था सर? स्पेन वॉज द विनर। क्योंकि बात पुरानी है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता भी दिया, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है, छोटे छोटे पॉइंटर्स के साथ आप याद रखना। सर जी का हाल बा, मजा बानी बहुतन मजा रहुआ। अगला सवाल बताइए, 2018 में किस टूर्नामेंट ने नीरज चोपड़ा पहले भारतीय भाला फेंक बने थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था? 2018 में इन्होंने गोल्ड मारा था, लेकिन ये गोल्ड कहां पर इन्होंने मारा था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। देखो, 2023 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको हुई थी उसके अंदर भी इन्होंने गोल्ड लिया था। 2023 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इन्होंने गोल्ड लिया। 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड लिया था। ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 में इन्होंने गोल्ड लिया था। ठीक है, याद रखना। एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड आपका लिया था 2018 में, करेक्ट आंसर होगा। एशियन गेम्स 2018 के अंदर भी इन्होंने गोल्ड ही लिया था, और ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। कहां हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में आपका हुआ था। ये भी जीडी के अंदर आ चुका सवाल है। तो मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं, जितने भी सवाल ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो सब यहां पर कराए जा रहे हैं। क्यों अमन ठाकुर जी? आगे हम बात करते हैं क्लास के अंदर। ये लीजिए अगला सवाल, 2023 तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे अधिक बार किस टीम ने जीती है? शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी की हम बात करते हैं, सबसे अधिक बार 2023 तक शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है, इसके बारे में आपको बताना है। फटाफट बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताइए। ठीक है, स्टार्ट भी कब हुई थी इसके बारे में भी आप बताएंगे। देखो, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपको देखने को मिल जाएगी 2006 और 7 में आपकी जीती जाती है। इस बार जो 2025 में शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपकी हुई है, इसको जीता है झारखंड ने, जेएच झारखंड ने। तमिलनाडु इसको 3 बार जीत चुका है। करेक्ट आंसर तमिलनाडु सर, तमिलनाडु सर। ठीक है, रहुआ भोजपुरी की बैंड बजा रहे हैं, अरे ऐसे ही कर देते हैं हम। आगे हम बात करते, लीजिए भारतीय खिलाड़ी और वैशाली किस खेल से संबंधित है? आर वैशाली। भाई चेहरा देख के पता लग रही है चेस खेलती हैं। 2010 में 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुए थे। रहुआ इंडिया में होत रहे, काहे बात करत बानी, इंडिया में है। तो यह आपको देखने को मिलेंगे, अरुण जेटली है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। आयोजन की बात की जा रही है, ये आपको कहां पर देखने को मिले थे सर जी? ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आपको देखने को मिले हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैं काफी खेला हुआ हूं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैं काफी खेल रखा हूं, खेला हूं मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, क्योंकि दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, एनडी में आपको देखने को मिलता है, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल ये रहा, 2023 में उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? बहुत बढ़िया, यूपी में आयोजन हुआ है
याद रखना, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा, फटाफट बताइए। बताओ टॉपर कौन है? पंजाब। हाँ उड़दा पंजाब। पंजाब आपको देखने को मिलेगा, लेवल है पंजाब का, पहले नंबर पे पंजाब ही इसमें आया था। पंजाब ही आपको इसमें देखने को मिल जाएगा पहले नंबर पे, पंजाब ही आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये एडिशन कौन सा था? तीसरा एडिशन देखने को मिल रहा था। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान का मानक चौड़ाई क्या होती है? मैदान की मानक चौड़ाई क्या होती है? इस तरीके के सवाल जब आते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों की पार्किंग लग जाती है, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों की पार्किंग लग जाती है, इसी वजह से मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं, फटाफट बताइए। ठीक है चलो देखो, 91 मल्टीप्लाई बाई 55 का लेवल रहता है 91.4 मीटर मल्टीप्लाई बाई 55 मीटर आपको देखने को मिलता है, डायमेंशन है। भैया जी चौड़ाई पूछे, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ब्रेथ ही चौड़ाई कहलाती है, 55 मीटर। सवाल का जवाब ये रहा, याद रखेंगे? मुझे लगता नहीं है वैसे आपको कोई समस्या होगी, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना बिना परेशानी के। अच्छा, जो डी होती है इसकी त्रिज्या कितनी देखने को आपको मिलती है? सर 14.63 मीटर की त्रिज्या आपको देखने को मिलती है डी की, 14.63 मीटर आपको त्रिज्या, रेडियस आपको देखने को मिलती है डी की, रेडियस डी आपको होती है 14.63 मीटर, ये त्रिज्या है। ठीक है चलो आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिले हैं? बीसीसीआई 1928 में स्थापना, हेडक्वार्टर दिल्ली मुंबई में इसके आपको देखने को मिले हैं। तो फटाफट मुझे बताइए, ठीक है फटाफट मुझे बताइए, इसके अंदर पहले जो पर्सन आपके बने थे वो कौन बने थे? ठीक है वो कौन बने थे, इनके बारे में हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के। बहुत बच्चों को इसमें पता नहीं है, लोगों को लगता है कि इंडियन होगा, कोई जेआरडी टाटा टाइप लोग होंगे, बट यही तो मात खाते हो। इसके अंदर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है आर ई ग्रैंट गोवन आपको देखने को मिल जाएंगे, आर ई ग्रैंट गोवन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो पहले प्रमुख बने थे। ठीक है ग्रैंट गोवन आपको देखने को मिल जाएंगे। राम राम भाई, छोटा मोटा भीम। आगे टाइम्स आउट, ये एक रूल अप्लाई होता है, किसके अंदर रूल अप्लाई होता है? टाइम्स आउट बॉक्सिंग में होता है, बट इसमें बॉक्सिंग ऑप्शन में दिया नहीं है। तो टाइम्स आउट आपको किस में देखने को मिलता है? टाइम्स आउट, टाइम्स आउट, टाइम प्लीज, ये जैसी चीजें आपको देखने को मिलती है, फटाफट बताइए। सुन के चौंक जाओगे। अगर एक खिलाड़ी आउट हुआ और उसके 3 मिनट के अंदर अगला खिलाड़ी क्रीज पर नहीं पहुंचा, अगर कोई खिलाड़ी आउट हुआ और अगला खिलाड़ी 3 मिनट के अंदर क्रीज पे नहीं पहुंचा, तो खिलाड़ी को आउट मान लिया जाएगा। तो जो पुराना खिलाड़ी है उसको आउट मान लिया जाएगा। तो ये क्रिकेट के अंदर होता है, 3 मिनट्स इसके अंदर होती हैं। अगर 3 मिनट में खिलाड़ी नहीं होता तो आउट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक और चर्चा की गई है कि सर 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में एंजेलो मैथ्यूज ऐसे ही आउट हुए थे, एंजेलो मैथ्यूज ऐसे ही आउट हुए थे, एंजेलो मैथ्यूज ऐसे ही आउट हुए थे। एंजेलो मैथ्यूज कहां के? श्रीलंका के हैं। ठीक है श्रीलंका के आपको देखने को मिल जाएंगे। एक कह रहा है छोटा भीम कि सर सब आउट हो जाएंगे क्या? मैं मान जा। पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिन्नी ने किस देश के लिए क्रिकेट खेला है? रॉजर बिन्नी इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं, सीधी बात है। भारत के किस शहर में 2023 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा फुटबॉल एकेडमी लॉन्च की गई है? यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फीफा के साथ कोलैब आपको देखने को मिला है। ये आपको कहां देखने को मिला है? सर जी ये भुवनेश्वर ओडिशा में आपको देखने को मिल जाएगा, ओडिशा भुवनेश्वर में देखने को मिल जाएगा, सिंपल है। सर्व का शॉर्ट सर्विस लाइन में गुजरना चाहिए जो नेट से 1.98 मीटर 6.5 फीट दूर है। शॉर्ट सर्विस लाइन में से एक लाइन है, ये किस में होती है? अब शॉर्ट सर्विस लाइन आपको कहां देखने को मिलती है, फटाफट बताइए। शॉर्ट सर्विस लाइन, लॉन्ग सर्विस लाइन आपको देखने को मिलती है, बिना किसी परेशानी के इसके बारे में थोड़ा सा बताइए किस तरीके का है। नेट से 1.98 मीटर दूर एक शॉर्ट सर्विस लाइन आपको देखने को मिलती है। ठीक है देखो 1.98 मीटर दूर आपको देखने को मिलती है, ये दरअसल बैडमिंटन में होता है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट चलता है बैडमिंटन का कॉन्सेप्ट है, ना कि टेनिस का। जितने बच्चों को लगता है टेनिस का कॉन्सेप्ट है, बहुत गलत सोच रहे हैं बाबू, ये बैडमिंटन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, नॉट इन वॉलीबॉल। तो ये जो है ये शॉर्ट सर्विस लाइन जो आपको देखने को मिलती है, ये शॉर्ट सर्विस लाइन है। ठीक है जो 1.98 मीटर यानी 6.5 फीट दूर आपको देखने को मिलती है। ये रिसीवर है, ये सर्वर है, ये सिंगल साइड लाइन है, ये आपकी
आपकी सिंगल साइड लाइन है, नेट से थोड़ी दूर होती है और इस तरीके के बैक बाउंड्री है, लॉन्ग सर्विस लाइन पीछे है और ये बैडमिंटन के अंदर होता है। ये होता है बैडमिंटन के अंदर। किसमें होता है भाई? ये बैडमिंटन में आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, हैंड स्टैंड, कास्ट, स्लिप्स, वॉल्ट, हैंड स्प्रिंग, बैक हैंड स्प्रिंग, स्प्रिंट, लीप, बॉर्स, टैप स्प्रिंग, ये आपके जिम्नास्टिक के शब्द हैं। जिम्नास्टिक के शब्द हैं सारे के सारे क्रम में, ये जिम्नास्टिक होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, टेबल टेनिस के ऐतिहासिक नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? टेबल टेनिस के और भी ऐतिहासिक नाम आपको देखने को मिलते हैं कि टेबल टेनिस को किस और नाम से भी जाना जाता था, इसके बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। देखो, अगर मैं बात करता हूं, गोशिमा 1890 में कहा जाता था। 1890 के दशक में 1890s में इसको गोशिमा बोलते थे। विप विप ब्रिटिश नेम है, विप विप ब्रिटिश नेम आपको देखने को मिल जाता है। पिंग पोंग लोकप्रिय है, अभी भी देखने को मिलता है, ये ब्रिटिश है। विप विप, विप विप इज ब्रिटिश नेम, ये ट्रेडिशनल नेम है, चाइना वगैरह में फेमस है, चाइना एंड ऑल में आपको देखने को मिलता है, चाइना इंडिया में देखने को मिलता है, तीनों ही नाम आपको देखने को मिलते हैं टेबल टेनिस के। पिंग पोंग बॉल भी इसको बोला जाता है, पिंग पोंग बॉल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखना बिना परेशानी के। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है, सर क्या ये ओलंपिक में भी है? सर एक दिन पूरी पुलिस प्रणाली करा दीजिए, क्योंकि लाठीचार्ज कब करनी होगी मुझे पता ही नहीं है दाऊ साहब। पुलिस प्रणाली में एक दिन आपको पढ़ा दूंगा। अब यहां पर मैंने आपसे पूछा कि भाई ये तो तीनों हो गए, ए बी एंड सी। अब यही कॉन्सेप्ट आपको मैं ये भी बता दूं कि 1988 में जो आपके ओलंपिक आपको देखने को मिले थे, 1988 में जो ओलंपिक आपको देखने को मिलता है, जिसको सियोल ओलंपिक बोला गया था, सियोल ओलंपिक जिसको बोला जाता है, उसके अंदर भी आपको यही देखने को मिलता है। सियोल ओलंपिक में आपका शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एशियन गेम्स 2023 का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? जो फ्लैग बियरर आपको एशियन गेम्स में देखने को मिले थे, उनके बारे में चर्चा की जा रही है। ये आपको फ्लैग बियरर आपको कौन देखने को मिले हैं, फटाफट बताओ। सर जी, यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो फ्लैग बियरर हमें देखने को मिले हैं एशियन गेम्स 2023 में। टेनिस में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन के अनुसार डबल्स मैच के लिए कोर्ट कितना चौड़ा होना चाहिए? डबल्स मैच के लिए कोर्ट कितना चौड़ा होना चाहिए, चौड़ाई के बारे में बात की जा रही है। सिंगल्स के लिए तो होता है 21 फीट, ये सिंगल्स के लिए बना दिया इन्होंने, 21 फीट बड़ा होना चाहिए सिंगल्स के लिए। लेकिन अगर वहीं डबल्स की बात होने लगे कि डबल्स के लिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, सर डबल्स के लिए नहीं 27 होता है, इसमें भी 21 कहां होता है, गलत टेबल बन रखी है ये। देखो सिंगल्स होता तो 27 होता, 27 फीट की जरूरत होती है, डबल्स का होता तो 36 फीट की जरूरत होती है। ठीक है, चौड़ाई की मैं बात करूं, डबल्स के लिए 36 की, सिंगल्स के लिए 27 की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में दोनों तरीके से याद रखना। और अगर हम बात करते हैं लंबाई, दोनों में 78 कांस्टेंट है, 78 कांस्टेंट है दोनों में, लेंथ इतनी ही रहेगी बोथ केसेस के अंदर। 50वां सवाल, भारतीय बैडमिंटन टीम ने 2022 में पहली बार थॉमस कप खिताब जीता था। थॉमस कप किस टीम पर इनकी शानदार जीत थी? थॉमस कप आपका इनका द्वारा जीता गया, तो यह कब जीता गया था, इसके बारे में बताइए। ठीक है, चलो सर थाईलैंड में हुआ था और हमने इंडोनेशिया को हराया था। थाईलैंड में हुआ था, हमने इंडोनेशिया को यहां पर हराया था। इट वाज इन द थाईलैंड, हमने इंडोनेशिया को हराया था। ये बैडमिंटन कप आपको देखने को मिलता, टेनिस कप आपको देखने को मिलता है, थॉमस कप। थॉमस कप मेल्स के द्वारा खेला जाता है, ये टेनिस कप है, टेनिस का कप है और इसको मेल खेलते हैं। और इस तरीके का आपका एक और कप देखने को मिलता है ऊबर, जो महिलाएं खेलती हैं, जो महिलाएं खेलती हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप थोड़ा याद रखेंगे, चलिए याद रखेंगे, शाबाश। तो ये होते हैं आपके 50 क्वेश्चन। अब आपको घर के लिए पूरा पीडीएफ भी दिया जाएगा। आपसे विशेष निवेदन है कि बहुत ध्यानपूर्वक सारी पीडीएफ को रिसीव कर लेना। पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? देखो, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिलता, बच्चे या तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं या फिर आप ध्यान नहीं देते। अगर आप यहां पर आए और सीधे तौर पर टेलीग्राम पर क्लिक करें, यहां इसको मैं प्रीव्यू चैनल के तौर पर कर लेता हूं कि भाई हमें प्रीव्यू दिखा दीजिए। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रही आपकी स्टैटिक जीके जीडी एमटीएस पार्ट 1, स्टैटिक जीके जीडी एमटीएस पार्ट 2, ये रही। अब ये आपको मिल जाएगी। साथ ही यूपीएससी की पॉलिटी का पार्ट 2 भी डल चुका है, जो आपकी ये वाली क्लास थी। ठीक है, काहो दरोगा जी, सिलेक्शन बानी मेहनत नहीं करत रहे,
इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं कि आप सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम और भी किया गया है, और वो किस प्रकार से किया गया है बच्चे, अगर आप यहां आएंगे तो यहां आप देख सकते हैं लाइव के सेक्शन में जाकर कि सर ये क्लास आपकी शाम को होनी है रात को 9 बजे। दरोगा बनने के लिए जितना जरूरी पेपर देना उतना जरूरी है क्लास लेना भी है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, जैसे ये क्लास एंड होगी मैं आपको इस क्लास पे ऑटोमेटिक भेज दूंगा, आप सबके सब लाइक जरूर कर देना। अब आप सोचेंगे सर लाइक करके क्या हो जाता है? नहीं, लाइक करके क्या होता है, कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाते हमारे एंड से, तो आपके एंड से स्वयं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए जरूरी है। ठीक है, तो कृपया करके इस चीज को आप कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। मैंने आपको बताया था कि आप एक बार एक व्यक्ति से पढ़ के देख ले, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं मुझसे पढ़ के देख ले, किसी और से पढ़ रहे हैं किसी और से पढ़ के देख ले, पर एक व्यक्ति से आप पढ़ के देख ले, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि लेवल क्या है। मैं तो ये करूं जब सबसे आप पढ़ के थक जाऊं ना तब मेरे पास आना, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं जाना ना होगा। ठीक है, वी डू नॉट नीड सुपरमैन, वी हैव जीत राणा। धन्यवाद, आभार। ठीक है, इस क्लास को पर लाइक जरूर कर देना अभी जाकर। ठीक है, चलिए बाकी आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।